गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं में अकाउंट में कल मैंने आपको हिसाबी पद्धति की परिभाषा बताई थी। आज वापस उसका रिवीजन कर लेते हैं। हिसाबी पद्धति अर्थात क्या, तो मैंने आपको बताया था व्यवहार। अकाउंट के अंदर जो व्यवहार पैसों में मापे जाते हैं उसी को लिखा जाता है। ये बात खास याद रखना। जिसको आप पैसों में माप नहीं सकते उसको लिखा नहीं जाता है। कौन से व्यवहार? जैसे मासी काम पर नहीं आई, आज स्टूडेंट ने स्कूल में छुट्टी लगाई, या यह व्यक्ति नौकरी छोड़कर चला गया, ऐसे व्यवहार को मुद्रा में मापते नहीं है, इसलिए उसको लिखते नहीं। और 500 का माल खरीदा है, या गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, बिल चुकाया, लाइट बिल भरा, ये सब मुद्रा में माप सकते हैं, तो उसको लिखा जाता है। तो व्यवहारों को लिखते हैं। उसके बाद मैंने कल आपको समझा दिया था कि उसका अर्थघटन कर सकते हैं। व्यवहार, आपके मम्मी महीने का हिसाब लिखते तो उनको पता चल जाता है कि मेरे घर का इतना खर्चा है। दूध वाला भी लिखता है कि भाई आज 5 लीटर दूध दिया, 2 लीटर दूध दिया, 1 लीटर, तो महीने के बाद फिर वो टोटल करेगा तो अर्थघटन हो जाएगा कि 5,000 का बिल हुआ है, तो निर्णय भी आ जाएगा, 5,000 का बिल सामने वाला व्यक्ति भर देगा। बराबर है। तो लिखते हैं तो सब व्यवसाय में व्यवहार होते हैं। इसलिए खास तो ये कि जो भी व्यवहार या घटना है उसको मुद्रा में लक्षण रखते हैं, मतलब मुद्रा में मापना, उसको द्रव्य के रूप में लिखना, लिखने के बाद वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना और उनके परिणामों का अर्थघटन करने की कला को क्या कहते हैं? हिसाबी पद्धति, यानी कि नामा। दूसरी एक परिभाषा बहुत शॉर्ट है। आर्थिक व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से लिखने की कला को नामा कहते हैं। देखो एकदम शॉर्ट। आर्थिक का मतलब ही यही हुआ कि उसको मुद्रा में मापते हैं। बिन आर्थिक जिसको मुद्रा में नहीं मापते वो बिन आर्थिक है। तो आर्थिक मतलब जिसको मुद्रा में माप सकते हो, ऐसे और लेन देन वाले ऐसे व्यवहार को आर्थिक व्यवहार कहते हैं। तो वो ये सब आ गया, और उसको लिखने की कला को नामा कहते हैं। बराबर है। फिर 2 परिभाषा हुई। एक तो ये हिसाबी व्यवहार को मुद्रा में मापना, व्यवस्थित रूप से लिखना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालकर उसके परिणामों का अर्थघटन करने की कला को क्या कहते हैं? नामा। ये उसकी परिभाषा 1 मार्क का सवाल बन सकता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, सरल है एकदम। तीसरा मुद्दा थियरी का कैंसिल किया गया है। चौथे मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। हिसाब क्यों लिखे जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला तो यही स्थायी रिकॉर्ड। मैंने अभी आपको बता दिया, दूध वाला पहली तारीख को कितना दूध देता है और 30 तारीख को कितना दूध देता है हमें पता नहीं चलता है, पर लिखा हुआ है तो सब पता चल जाता है। बच्चे, पहली तारीख को 50 बच्चे इस क्लास में है, 50 का पूरे महीने का हमें याद नहीं रहता कि वो कितने दिन आए और कितने दिन एब्सेंट लगाई, पर रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री होती है प्रेजेंट और एब्सेंट, तो हमें पता चल जाता है। तो वो क्या हुआ? रिकॉर्ड के रूप में। उसी तरह एडमिशन का फॉर्म है वो सब रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। इस तरह से देखो, अभी भी हमने देखा कोरोना जैसी महामारी है तो सबके नाम और लिस्ट बनाया गया, रिकॉर्ड रखा गया। तो ये रिकॉर्ड है वो कभी भी आप आसानी से फाइल बनाई हुई खोल कर याद रख सकते हो, देख सकते हो और सबूत के रूप पर किसी को प्रस्तुत भी कर सकते हो। तो स्थायी रिकॉर्ड। हिसाबी पद्धति का पहला उद्देश्य यही है कि कोई भी लिखित कार्य जो हुआ है पैसों का उसको रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हो, कंप्यूटर में भी रखा जाता है। दूसरा, प्रत्येक व्यवहारों की हिसाबी असर जानना। अब जो व्यवहार हुआ है उस वजह से लाभ हुआ है, हानि हुई है, आर्थिक स्थिति पर कोई असर पड़ा है कि नहीं, ये देखा जाता है। ये कैसे? 5,000 का माल खरीदा हुआ है वो लिखा हुआ है, और 3,000 का माल बेचा वो भी लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया 5 का खरीदा था, 3 का बेचा। नफाकारक है कि खराब? खराबी है, क्योंकि 5 का खरीदा है तो 6 या 7 होगा तो लाभ हुआ, खुद 5 में बिकेगा तो इक्वल हुआ, लेकिन ये तो 3,000 में बिक्री हुई है, मतलब 2,000 का हमें क्या हुआ है? नुकसान। तो हिसाबी असर भी हम जान सकते हैं लिखने की वजह से। प्रभावशाली तथ्यों को जानना। अब व्यवहार का लाभ या नुकसान, अब देखो लिखा हुआ है तो उससे लाभ हुआ या नुकसान, वो प्रभावशाली तथ्य भी हम जान सकते हैं। परिबलों तथा धंधा की आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करते तथ्यों को संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सब लिखा हुआ है तो पता चल जाता है यह खर्चों की वजह से स्थिति खराब हुई है और इन आवकों में कमी हुई है। तो लिखने की वजह से सब तथ्यों को आप जान सकते हो कि कौन सी परिस्थिति की वजह से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, कौन से खर्चे ज़्यादा हुए तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कौन सी आवक बढ़ानी है या कौन सी आवक बढ़ गई तो स्थिति अच्छी हुई है। तो ये प्रभावशाली तथ्यों को लिखा हुआ है तो जान सकते। कर दायित्व निर्धारित करना। अब नियम ही है कि जो भी व्यवसाय करता है उसको टैक्स भरना है, उसकी एक लिमिट है कि भाई 5 लाख से ज़्यादा कमाते तो इतना टैक्स भरना है। वो तो कर भरने के लिए पहले हिसाब लिखने पड़ेंगे, तो भी तो पता चलेगा लाभ हुआ या हानि। लाभ हुआ है तो कितना हुआ है तो टैक्स भरो, हानि हुई है तो टैक्स भरना नहीं है। तो कर भरने के लिए भी व्यक्ति को
नामा लिखना बहुत ज़रूरी है। सामान्य रूप से कर भरने का दायित्व तैयार किए हिसाबों के आधार पर, देखो हिसाबों के आधार पर ही कर आप निश्चित कर सकते हो कितना भरना है। कर का प्रमाण कर भरने वाले व्यक्ति की आवक पर आधारित होता है, और वो आवक किसके ऊपर आधारित रहती है? हिसाबों के ऊपर। हिसाब लिखा हुआ है तो आवक कितनी पता चलेगी, आवक पता चलेगी तो व्यक्ति उस पर कर भर सकता है। देवा का प्रमाण जानना, देवा मतलब तो यहाँ पर आपने कितने पैसे से लोगों से उधार माल खरीदा है, कितने में बेचा है, आपका कर्ज कितना है, व्यवसाय में हर व्यवहार को लिखा हुआ है तो आप जान सकते हो, क्योंकि हर व्यवहार आप रोकड़ में नहीं करोगे, उधार माल भी खरीद के लाओगे, लोन के पैसे उधार लाओगे, ब्याज पर पैसे लाओगे, तो आपका कर कितना है लिखा हुआ है तो आपको पता चलेगा। धंधा में प्रत्येक व्यक्ति रोकड़ के अलावा उधार व्यवहार भी करता है। कच्चा माल की खरीदी करना भुगतान के भविष्य में किया जाता है। जब तक भुगतान न किया जाए तब तक व्यक्ति को वो देवा के रूप में जाना जाता है। वर्ष के अंत में देवा का प्रमाण कितना, यह हिसाबों के द्वारा ही जान सकते हैं। हिसाबों के द्वारा ही जान सकते हैं हमें कि लोगों को कितना पैसा चुकाना बाकी है, क्योंकि हम लिखा हुआ है तो पता चलेगा, वरना याद तो रहेगा नहीं। लेना, हम उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते भी हैं और रोकड़ भी खरीदते। उसी तरह हम ग्राहकों को माल बेचेंगे तो रोकड़ में भी बेचेंगे और कई बार ग्राहकों को उधार में भी माल बेचेंगे। तो माल बेचेंगे तो उनसे कितना पैसा लेना बाकी लिखेंगे ना। आज राहुल 500 का माल उधार ले गया, मैंने 500 रुपये का माल बेचा है, वो राहुल को 500 रुपये का माल बेचा, योगेश को 100 रुपये का माल सीमा को बेचा। तो जिनको बेचा उनसे पैसा लेना बाकी, तो व्यक्ति का नाम लिखेंगे तभी पता चलेगा लोगों से लेना कितना है। और लेना होगा तो हमारी स्थिति क्या है, जितना लेना ज़्यादा होगा स्थिति अच्छी, और देना कम होगा स्थिति अच्छी होगी। देना कम और लेना ज़्यादा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। उधार खरीदी की तरह ग्राहक को उधार बिक्री भी किया जाता है। यह बिक्री की रकम भविष्य में मिलेगी तो हमारी आय कहलाती है। जब तक बिक्री की रकम प्राप्त नहीं होती है तब तक उसको ब्रही में लिखा जाता है, और इससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इतना लोगों से पैसा लेना है। कब? तो ये सब कब होता है? जब हम व्यवहारों को लिखते हैं। तब लिखने का उद्देश्य क्या है? तो ये भाई कि यह जान सकते, यह जान सकते, यह जान सकते, ये सब जानकारी मिलती है हमें किसकी वजह से? लिखने की वजह से। 7वां, धंधा की नफाकारकता को मापना। अब ऑब्वियसली व्यवहार सभी लिखे हुए हैं तो व्यवसाय का लिखा हुआ है तो सब पता चल जाए कि व्यवसाय को लाभ हो रहा है या नुकसान। तो व्यवसाय की स्थिति नफाकारक वाली है कि नहीं वो जान सकते हैं हम। तो हिसाबों का महत्व का उद्देश्य संबंधित समय अवधि के दौरान लाभ कमाया या नुकसान कमाया, ये भी हिसाबों के द्वारा हम जान सकते हैं। धंधा की आर्थिक स्थिति जानना, प्रत्येक हिसाबों को लिखा है, वर्ष पूरा हुआ, चौपड़े का टोटल किया गया, टोटल से पता चल गया कि आर्थिक स्थिति कैसी है। 2 वर्ष के हिसाबों की तुलना भी कर सकते हो। पिछले साल की स्थिति क्या थी, आपने लिखा हुआ है ना, तो आपके पास चौपड़ा है। पिछले साल का हिसाब 5 लाख का था, इस साल का हिसाब 6 लाख का है, मतलब इस साल 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेना ज़्यादा है, देना कम है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। खर्चे कम है और आपने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर खर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर आय लिखी हुई है। खर्चे कम है, आय ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। लोगों से लेना है वो ज़्यादा है, देना है वो कम है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो ये लिखे हुए हिसाबों की वजह से पता चलता है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। वर्ष के अंत में धंधा के दायित्व संपत्ति प्राप्त कितनी है, और यह हिसाबी पद्धति के आधार तैयार किए हिसाबों में देखने को मिलता है। संपत्ति और लेना का प्रमाण, दायित्व संपत्ति मतलब पैसा और लेना मतलब लोगों से पैसा आने वाला, ये दोनों, इनका प्रमाण, दायित्व मतलब चुकाना, दायित्व से अब संपत्ति और लेना दायित्व की तुलना में अधिक हो, कौन अधिक होगा? संपत्ति और लेना ज़्यादा हो और दायित्व कम हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, ऐसा कहा जाएगा। इसी प्रकार हिसाबों के आधार पर आर्थिक स्थिति को हम जान सकते हैं। और आखिरी 9वां मुद्दा, भूल और छल कपट को भी खोज सकते हैं। आपने मैनेजर को काम पे बिठा, आप कहीं पर बाहर चले गए, अब लिखा हुआ है तो पता चल गया कितना माल बिका है, और लिखने में उसमें लिखा हुआ 5 साड़ी बिकी, आप कैरेट में आपने रखी थी 10 साड़ी, लिखा हुआ है 5 साड़ी, तो अब कैरेट में 5 बचनी चाहिए, देखेंगे 4 बची है, मतलब एक साड़ी की चोरी हुई है, बराबर। अब फीस बच्चों की आती है, उन सब की रसीद आपको मिल जाती है, और टीचर ने वो पैसे अगर फीस के पैसे बच्चे ने टीचर को नहीं दिए तो टीचर रसीद नहीं देगा, लिखा हुआ नहीं, अपनी चौपड़े में लिखेगा नहीं, कल जाके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि रसीद मैंने तो दी नहीं, आप अपने बच्चे को पूछो रसीद दी है कि नहीं, चौपड़े में भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस वजह से पता चल जाता है कि बच्चे ने फीस दी नहीं और उसने कुछ छल कपट किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर
फ़ीस ले लेते हैं, लिख भी देते हैं, रसीद भी दे देते हैं, फिर बोलते हैं तूने फ़ीस नहीं दी, तो बच्चा अपनी रसीद को दिखाएगा कि देखो आपने फ़ीस हमें दी है, देखो रसीद बनाइए। तो भी छल कपट को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और भूल से भी कुछ ऐसा हो जाए तो भी छल कपट और भूल को भी रोक सकते हैं कि भाई हाँ मैं तो भूल गई थी, तूने फ़ीस दी थी, इस तरह से। तो भूलों को भी रोक सकते हैं, चोरी गड़बड़ को भी रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यवहार को क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। मौद्रिक भूल अथवा छल कपट संबंधित जानकारी तैयार किए हिसाबों के जांच के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी अनिच्छनीय घटनाओं को रोक सकते हैं, हिसाबी पद्धति की मदद के द्वारा उनको रोक सकते हैं। हिसाबी पद्धति परोक्ष रूप से अंकुश का कार्य करती है, संचालन और अंकुश का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ तक कि कल देखेंगे आगे।